आज बेटा आई रिटन टू क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के. राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड गिव मी द आंसर. डन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है a well stoppered thermoflask contains some ice cube. This is an example of closed system, open system, isolated system or non thermodynamic system. So this is an example of closed system. ठीक है. And second question, if C plus O2 gives CO2, delta H is equal to minus X, and CO plus half O2 gives CO2, delta H is equal to minus Y, then heat of formation of CO is. So, अगर आपको heat of formation of CO निकालना है, तो आपको इन equations को क्या करना पड़ेगा? आपको CO चाहिए, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इस साइड है. आपको इन इक्वेशंस को कैसे अरेंज करना है कि आपको फॉर्मेशन ऑफ CO which is C plus half O2 gives CO ये मिले. हिट एंड ट्रायल मेथड है. कैन यू गिव मी द आंसर? क्या करके आपको ये मिलेगा? बोलो. इन इक्वेशंस को क्या करके ऐसे मिलेगा?
नोबडी। हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं ये। अब देखो, इजी है, ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ पर आपको चाहिए कार्बन, हाफ CO2 और CO। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट साइड में है, आपको उस इक्वेशन को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन में आपके पास CO2 नहीं है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करती हूँ, तो ये होगा C प्लस O2 गिव्स CO2, और सेकेंड इक्वेशन में माइनस CO माइनस हाफ O2 और यहाँ माइनस CO2। तो ये तो कट जाएगा, CO2 कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा आपके पास, आपके पास इधर बचेगा ये कार्बन। ठीक है, O2 माइनस हाफ O2 गिव्स यू हाफ O2, एंड ये CO जो है रिएक्टेंट साइड से जब प्रोडक्ट वाली साइड जाएगा तो ये बन जाएगा CO। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन आपकी बनती है? अच्छा, एंथैल्पीज आपको गिवन है, इसकी है -x। ठीक है, और सेकंड है -y। तो अगर आप इक्वेशन 1 की जो भी एंथैल्पी है उसको इक्वेशन 2 को माइनस करते हो, तो आप इसको लिख सकते हो -x प्लस y, या फिर y माइनस x। चेक करो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, enthalpies enthalpies of elements in their standard states, in their standard states are taken as zero, are taken as zero. The enthalpy of formation, the enthalpy of formation of a compound, options are number 1, it should always be negative. Number 2, should always be positive. Number 3, will be equal to twice
the energy of combustion ठीक है, and number 4 may be positive, or negative। देखो, जो एंथैल्पीज है एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट में, वैसे हमने कल किया था इक्वेशन कि उसको हम जीरो लेते हैं, तो ये कहता है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्या उसका भी कोई क्राइटेरिया है कि वो हमेशा नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, या ट्वाइस होती है, या फिर कुछ भी हो सकती है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है कंपाउंड की, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ओके। फिर एक क्वेश्चन है, heat of combustion, heat of combustion is always positive, negative, zero, या either positive और negative। तो हीट ऑफ कंबशन कैसे होती है? जब भी हम किसी चीज की कंबशन करते हैं, कंबशन के टाइम पे हमेशा जो हीट है वो रिलीज होती है, और हीट अगर रिलीज हो तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कंबशन की एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा होगा एंट्रोपी, रैंडमनेस और गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें हम ऐसा करते हैं, ये कहता है कि जैसे कोई भी अगर गैस है, ये गैस जो है बहुत रैंडमली मूव करती है, इस रैंडमनेस को कैलकुलेट करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी से। ठीक है, कि किसी भी गैस में जो भी आप थर्मोडायनेमिक कंडीशंस उसमें लगाते हैं, तो उसमें क्या चेंज आता है एंट्रोपी में या रैंडमनेस में, जिसका फॉर्मूला है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्यू कैलकुलेट करके अपॉन टी। ठीक है, अब इसमें ये कहता है कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि किसी भी सिस्टम की अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो, मतलब अगर रैंडमनेस बढ़ रही हो, या फिर किसी भी सिस्टम का अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, तो हम मानते थे कि वो जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, लेकिन इनको कुछ एक्सेप्शंस मिली जहां पर एंट्रोपी कम हो रही थी, फिर भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा था, या फिर उसकी जो एंथैल्पी है वो अब्सॉर्ब हो रही थी, और फिर भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा था। तो ये कहता कि अकेला डेल्टा एस या अकेला डेल्टा एच डिटरमिन नहीं कर सकता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? कि जो अपने आप से हो जाता है, जिसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की किसी की जरूरत नहीं होती।
तो ये जब इंडिविजुअली डिटरमिन नहीं हो सकता तो एक फैक्टर है डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये डेल्टा जी डिटरमिन करता है कि कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखो ये कहता है कि अगर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आता है तो मतलब वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी जीरो होता है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये फैक्टर। ये कहता है अगर आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन और यहाँ टेम्परेचर है तो डेल्टा जी डिसाइड कर सकते हैं। मान लो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ऐसे केस में कोई भी टेम्परेचर हो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एस पॉजिटिव है, एनी टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर उल्टा हो गया डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, कोई भी टेम्परेचर हो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास दोनों साइंस दोनों साइन पॉजिटिव हों और एक बार टेम्परेचर लो हो एक बार टेम्परेचर हाई हो तो क्या होगा? जैसे डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस। ठीक है। दोनों का हम सोचते हैं कि पॉजिटिव साइन है। ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, यहाँ बीच में तो माइनस साइन है, ये भी पॉजिटिव है। टेम्परेचर लो है तो ये वाला फैक्टर कम होगा और ये वाला फैक्टर बड़ा होगा। ठीक है। तो मतलब ये बड़ा वाला पॉजिटिव और यहाँ पर बीच में तो माइनस साइन है और ये भी दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो बड़ा वाला पॉजिटिव माइनस छोटा वाला पॉजिटिव, ओवरऑल तो ये साइन पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और इस केस में क्या है, अब डेल्टा एच स्मॉल है और टी डेल्टा एस ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो कह लो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ओवरऑल इसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा और ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। तो आप यहाँ टेम्परेचर के मैग्नीट्यूड से साइन कंसिडर करके निकाल सकते हो कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सिमिलरली अगर सारे साइन नेगेटिव हैं तो लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर ये हो सकता है। तो फिर से हमने ये लिखा, अब हम साइन इसका कौन सा लगाएंगे? टेम्परेचर लो है तो ये लो और ये हाई है। ठीक है। और दोनों का नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव में है तो ओवरऑल
नेगेटिव आएगा और ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। और अगर हाई टेम्परेचर है तो ये फैक्टर बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो इसमें ये नेगेटिव नेगेटिव, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? पॉजिटिव लो टेम्परेचर है, दिस वुड बी, मुझे लगता है दिस इज हाई टेम्परेचर, दिस वन इज मोर। हाँ ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये फैक्टर बड़ा होगा तो ये ओवरऑल पॉजिटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ऐसे ये तो मोस्ट फेवरेट वाली कंडीशन है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर रैंडमनेस बढ़ रही है, तो ऐसे केस में तो कोई मर्जी टेम्परेचर हो, डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव है, चाहे जो मर्जी टेम्परेचर हो, ये पॉजिटिव होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बाकी आप मैग्नीट्यूड पे बेस निकाल सकते हो कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन अगर देखें तो कैलकुलेट करना आप, मैं लिखती हूँ क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
किया बेटा? बताओ मुझे किसने किया? व्हाट आंसर डिड यू गेट? नोबडी? देखो इसमें बोला डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर दिस इज गिवन, दिस इज डेल्टा एच एंड दिस इज डेल्टा एस रिस्पेक्टिवली। अबाउट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस? तो पहले तो हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, या कह लो अगर ये इक्वल है तो। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन आप इस पे करते हो तो डेल्टा जी आपका जीरो होता है। ठीक है, अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो डेल्टा एच इस आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आपको पता नहीं चल रहा कि पहले ही कैसे हम वो कर लें, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, तो उस वक्त आप डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस कर सकते हो, और टेम्परेचर निकालने के लिए डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस ऐसे टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर इसने पूछा है कि डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव निकालने के लिए आप इसमें लोगे दैट delta, for delta G to be negative, delta H should be less than T delta S। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दो, टेम्परेचर को एक साइड लाके दिस शुड बी ग्रेटर देन, this should be greater than delta H upon delta S। डेल्टा H की वैल्यू है आपके पास किलो जूल में गिवन है इसकी वैल्यू, लेकिन जूल्स में गिवन है इसकी वैल्यू, आपको यूनिट्स ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो उसको जूल्स में हम कन्वर्ट करेंगे, दिस बिकम्स 6117 जूल पर मोल। ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 132 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपका टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 463.4 केल्विन। ठीक है,
तो स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, और इस साइड देखें तो टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करो और टेम्परेचर निकालो। आपको इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क का, वो लिखती हूँ मैं, वो भी एक बार नोट डाउन कर लो। लिखो इनको अपनी कॉपी पे, फिर हम डिस्कस करते हैं। राइट द आंसर्स बेटा।
देखो बेटा, फर्स्ट वाले पहले थ्योरी वाले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, that why do all living systems considered to be open system? So you can write that all living systems are open systems because they are continuously exchanging matter and energy with the surrounding. ठीक है, they are continuously exchanging matter and energy with surroundings. Second question है, what do you understand by term thermodynamic equilibrium? So you can write a system is said to be in thermodynamic equilibrium if its macroscopic properties, जो हम स्टडी करते हैं वो है macroscopic properties, जैसे कि temperature, pressure, these all do not change with time. That is said to be in thermodynamic equilibrium. जब macroscopic properties जो है वो time के साथ change नहीं होती हैं, that is called thermodynamic equilibrium. Third question is, what do you mean by term free expansion? जैसे वैक्यूम में हमने गैस को रिलीज किया था वो, तो आप लिख सकते हो expansion of gas in vacuum. That is, वहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, that is called free expansion. On the free expansion of an ideal gas does not involve any work. आपने देखा था उसमें हमने जो पूरा फॉर्मूला का फ्लो चार्ट बनाया था, आपने देखा था उसमें सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो थी वो जीरो थी. तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वर्क whether the process is reversible or irreversible. Next is define calorific value. Calorific value of food or a fuel is defined as the amount of heat produced when 1 gram of substance, कोई भी फूड या फ्यूल का 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न. ठीक है, जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को आप कंप्लीटली बर्न करोगे, वो जो हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरी पर ग्राम. ठीक है, या किलो जूल पर ग्राम. नेक्स्ट इज, when is the entropy of a perfectly crystalline solid approaches zero? So ये कहता है एब्सोल्यूट जीरो पे, जीरो केल्विन पे. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे जो एंट्रोपी है
perfectly crystalline solid key that is equal to 0. The answer is at absolute 0. Next question, what is the main limitation of the first law of thermodynamics? The first law of thermodynamics की main limitation ये है कि वो spontaneity नहीं predict कर सकती, ठीक है? It cannot predict the spontaneity of the process जो हमने डेल्टा जी से फिर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ये करो ट्राई, साइड में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, calculate the number of kilojoules of heat necessary to raise the temperature of 60 grams of aluminium from 35 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. Molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole per Kelvin. Calculate करो. देखो आपके पास गिवन है मास ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 60 ग्राम्स, मोलर मास 27 ग्राम्स होता है एल्यूमिनियम का. नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 60/27, ये आ जाएंगे. चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 55 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस दो टेम्परेचर आपको गिवन है. चेंज इन टेम्परेचर आप कैलकुलेट करोगे 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. तो आपके पास अब नंबर ऑफ मोल्स भी है और डेल्टा टी भी है, ठीक है. आपको क्यू निकालना है. यस, तो Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T है. और क्या गिवन है आपको,
मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो अब हीट कैपेसिटी Cp इज इक्वल टू 24 जूल पर मोल पर केल्विन। पुट करो इसमें, Q इज इक्वल टू 2.22 इंटू 24 इंटू डेल्टा टी 20 डिग्री। जो चेंज है, देखो वैसे यू आर एक्सपेक्टेड टू चेंज दिस इनटू केल्विन्स, बट होता ये है कि जो चेंज है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, वो सेम आता है। मतलब अगर आप इसको केल्विन में भी चेंज करोगे, आपका जो चेंज आएगा वो 20 का ही आएगा, पर आपकी यूनिट्स यहाँ पर केल्विन में चल रही होती है, तो आपको उसको केल्विन में चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 20 आप करोगे और इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। किया किसी ने कैलकुलेट? This would come 1065.6 जूल्स, ठीक है। इसको किलो जूल्स में आप चेंज कर दोगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो किलो जूल में लिखी जाती हैं, तो यू कैन राइट इट एज 1.065 किलो जूल, ठीक है। या अप्रोक्सीमेट लिख दोगे तो 1.07 किलो जूल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, डेल्टा एच की वैल्यूज पे। करो बेटा। आपको इसके लिए सिंपल रिएक्शन लगाना है, एंथैल्पी ऑफ
reaction is equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactants. ठीक है? Enthalpy of reaction is equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactants. कैलकुलेट करो कितनी है प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी और पुट करो. प्रोडक्ट्स में आपके पास N2O एंड 3CO2 है. ठीक है, आपको एंथैल्पीज यहाँ गिवन है. ये CO की है, ये CO2 की है, ये N2O की है और ये N2O4 की है. टैली करो अपना आंसर. Hope you got the answer. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय.